Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see a new topic of OBS and gynae, that is infertility. So जैसा कि हम सब जानते हैं कि fertility means the ability to produce या reproduce, है ना? Infertility means, so this word if we break down, this in means unable. Okay, fertility means to produce, है ना? तो फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के. इनफर्टिलिटी का मीनिंग क्या निकलता है? अ पर्सन हु इज अनेबल टू प्रोड्यूस. ओके, जिसको हम हिंदी में बांझ भी बोलते हैं. चलिए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनफर्टिलिटी को अगर हमने ब्रेक डाउन किया तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इन अलग और फर्टिलिटी अलग. इन मीन्स अनेबल, फर्टिलिटी मीन्स टू प्रोड्यूस. ठीक, तो कंप्लीट कर देते हैं. तो अनेबल टू प्रोड्यूस. सो व्हेन अ वुमन like is not able to produce or be pregnant, this condition is known as infertility. So infertility depend करता है ट्रीटमेंट पे, और कैसा कि वो ट्रीटमेंट उस वुमेन पे रिस्पॉन्स करता है एंड वो वुमेन उस ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो इनफर्टिलिटी कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है. इट कैन बी क्योर विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. हम देख लेते हैं आगे, हम ट्रीटमेंट भी देखेंगे कि किस तरह से इनफर्टिलिटी हमारी रिसॉल्व हो रही है. ओके, तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनफर्टिलिटी कोई फिक्स नहीं है, उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, और वो क्योर भी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ द ट्रीटमेंट. तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि व्हेन समवन इज फेलियर टू कंसीव, कंसीव मींस कैरी अ बेबी, है ना? conceive within 1 or more year of the regular unprotected coitus. Coitus means unprotected sexual intercourse, है ना? तो इसमें बता क्या रही है हमारे डेफिनेशन कि कभी भी वो पर्सन जो कि एक या एक से ज्यादा ईयर्स तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, दैट इज नोन एज इनफर्टिलिटी, बांझपन. यहाँ पे स्पेसिफिकली नोट किया जाए कि 1 से ज्यादा ईयर की यहाँ पे बात चल रही है. तो एक या एक से ज्यादा ईयर तक अगर ये चीज हो रही है अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस करने के बाद भी, तो उसे हम इनफर्टिलिटी का नाम दे देते हैं. ओके, इट इज ऑफ टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मीन्स होता है कि वो वुमेन जिसने आफ्टर मैरिज कभी भी कंसीव किया ही नहीं है ना? कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है. सेकेंडरी क्या है? कि वो वुमेन जो कि एक या दो बेबीज उसके हैं, लेकिन आफ्टर दैट अगर वो चाहती है कि उसका बेबी हो जाए तो एक ईयर या 2 ईयर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी वो फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी. तो सिंपल सी चीज है, प्राइमरी सेकेंडरी दो तरह के होते हैं. प्राइमरी मीन्स जो कभी भी प्रेग्नेंट ना हुई हो, सेकेंडरी मीन्स जो एक दो बार प्रेग्नेंट हो गई हो और आगे चल के वो प्रेग्नेंट ना हो रही हो. तो देख लेते हैं इंसिडेंस रेट. तो इंसिडेंस रेट हमारा क्या कहता है कि 80% ऐसी वुमेन्स हैं जो कि फर्टाइल हो जाती हैं विद इन 1 ईयर. इसका मतलब क्या हुआ कि 80% केसेस हमारे पास ऐसे हैं जो कि 1 साल तक ट्रीटमेंट करते हैं और उनकी जो इनफर्टिलिटी है वो डिसअपियर हो जाती है और वो फर्टाइल हो जाती है. 10% ऐसी हैं जो 1 से 2 साल के अंदर अंदर फर्टाइल हो जाती हैं, लाइक उन्होंने 1 साल या 2 साल तक उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया और वो फर्टाइल हो गई. ठीक है, 10% ऐसी वुमेन है जो कि फर्टाइल होती ही नहीं है, रिमेन इनफर्टाइल रहती हैं चाहे वो 2 साल तक अपना ट्रीटमेंट कराती रहे. ठीक है, तो अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि हमारे पास 80% ऐसी वुमेन है जिनके इतने ज्यादा चांसेस हैं फर्टाइल हो जाने के, और 10% भी हमारी वुमेन ऐसी हैं जिसके विद इन 2 ईयर में वो फर्टाइल हो जाती हैं ट्रीटमेंट कराते कराते. इट्स मीन 90% हमारे पास लाइक पॉजिटिव रिजल्ट आया है, सिर्फ 10% ऐसा है जो हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट आया है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉजेस. सो देखिए, कॉजेस देखने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि कॉजेस मेल के भी होते हैं और फीमेल के भी होते हैं, राइट? फीमेल में भी इनफर्टिलिटी होती है और मेल की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है. सो पहले हम देखेंगे कि मेल के इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉजेस है, उसके बाद हम फीमेल में जाएंगे. तो मेल की कॉजेज आप अगर बुक में देखोगे तो बहुत सारे हैं, मेल और फीमेल दोनों के. लेकिन मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ जिससे कि आप आराम से इनफर्टिलिटी के कॉजेज बना सकते हो और सही बनाओगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने वाले हैं मेल का. तो हम सभी जानते हैं कि जहां से स्पर्म बनते हैं और पास आउट होते हैं, ठीक है, वहां कहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी. इस वजह से फीमेल के अंदर सफिशिएंट स्पर्म नहीं जा रहे हैं और इनफर्टिलिटी कॉज हो रही है मेल की वजह से. ठीक है, तो एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर,
ये क्या है, ये है स्क्रोटम, जो कि पेनिस के जस्ट नीचे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उन्हें हम स्क्रोटम बोलते हैं, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो स्क्रोटम, पहले हम स्क्रोटम देखेंगे, उसके बाद हम आगे का स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर मैं इस स्क्रोटम को, दो होते हैं मेरे पास, अगर मैं इनको कट कर दूं, क्रॉस सेक्शन कर दूं, तो ये अंदर से कुछ ऐसे दिखेंगे। ठीक है, तो मैंने कट कर दिया स्क्रोटम को, तो अंदर का आप स्ट्रक्चर देख लो, आपको बहुत सारा कह सकते हैं कि लूप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पाइपलाइंस दिख रहे होंगे। ठीक है, ये पाइपलाइंस, इन पाइपलाइंस को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्यों मैं बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि इन्हीं के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये देखिए इतने सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस हो गए यहाँ पे। अब मान लीजिए दिक्कत सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हुई, तो फॉर एग्जांपल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो प्रोडक्शन की जो कंसिस्टेंसी है वो रिड्यूस हुई, तो है ना, समझ रहे हैं आप कि तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में डिफेक्ट हो सकता है। अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में डिफेक्ट हुआ तो सफिशिएंट स्पर्म नहीं बनेंगे हमारे सेमिनिफेरस के अंदर ना, तो इनफर्टिलिटी के कॉजेज बढ़ सकते हैं, राइट। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड ये हो गया, चलिए ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ठीक था हमारा, मान लीजिए, लेकिन उसके अंदर जो स्पर्म का प्रोडक्शन था, वो स्पर्म का प्रोडक्शन किसी ना किसी वजह से रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा कॉजेज क्या कह सकते हैं, इनसफिशिएंट स्पर्म प्रोडक्शन या इनसफिशिएंट स्पर्मेटोजेनेसिस। थर्ड, अगर स्पर्म अच्छे से प्रोड्यूस हो भी रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें जहां से पास होना है और फीमेल के अंदर जाना है वो रास्ता ब्लॉक हो, तो रास्ता अगला सेमिनिफेरस के बाद जो रास्ता है, जो वे है, उसको हमने क्या बोल दिया, रेटेटेस्टिस। ये देखिए, ये वाला जो एरिया है इसको हमने बोलते हैं रेटेटेस्टिस। हो सकता है कि इन रेटेटेस्टिस में कोई ना कोई ब्लॉकेज हो, जिसकी वजह से स्पर्म पास होके आगे ना जा पा रहे हैं ना, तो ब्लॉकेज थर्ड कॉज क्या हो गया, फोर्थ कॉज ब्लॉकेज इन रेटेटेस्टिस। ठीक है, चलिए मान लीजिए अब हमने मान लिया कि रेटेटेस्टिस भी ठीक था, इनका सब नॉर्मल था, तो अब स्पर्म यहाँ से पास होके यहाँ जाएंगे, है ना, यहाँ पे जाएंगे, इस वाले एरिया में जाएंगे, तो ये एरिया क्या कहलाता है, एफरेंट डक्टस, है ना, या एपिडाइडिमिस, हेड ऑफ द एपिडाइडिमिस। अच्छा, इस एपिडाइडिमिस, ये वाला जो एरिया है, इसका काम क्या है कि एक तरह का फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है। तो आप समझ लो, फ्रूटी से याद रखो फ्रक्टोज, तो स्पर्म को क्या चाहिए होती है, फ्रूटी चाहिए होती है एनर्जी के लिए, यानी कि फ्रक्टोज चाहिए होता है एनर्जी के लिए। तो मान लीजिए ये फ्रक्टोज जो है इनसफिशिएंट प्रोड्यूस कर रहा है, कौन, हमारे एपिडाइडिमिस। ठीक है, ये वाला एरिया फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है और वो फ्रक्टोज सफिशिएंट नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म को एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी किस चीज की चाहिए, उन्हें रन करने के लिए एनर्जी चाहिए। उनको इतना लंबा, यहाँ पे दिखा देती हूँ, उनको इतना लंबा पाथवे रन करना है, ये देखिए इतना लंबा पाथवे है, उनको रन करना है, तो उसके लिए उन्हें एनर्जी भी चाहिए होगी। तो हो सकता है कि एनर्जी कौन दे रहा है, हमारा एपिडाइडिमिस दे रहा है। क्यों, एपिडाइडिमिस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रूटी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी फ्रक्टोज प्रोड्यूस कर रहा है। तो हो सकता है एपिडाइडिमिस में या तो ब्लॉकेज हो या तो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा हो फ्रक्टोज का, तो ये कॉज हो गया इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ द फ्रक्टोज, है ना, ये आप बना सकते हो आराम से। देन मान लीजिए यहाँ पे, अब चलिए मान लीजिए फ्रक्टोज इनको मिल गया, अच्छे से मिल गया, चलिए इसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम है। तो अब फ्रक्टोज लेने के बाद वो किसी एरिया में जाएंगे, यानी कि वो तो टेल ऑफ एपिडाइडिमिस में जाएंगे, उसके बाद वो आगे ट्रेवल करेंगे। तो हो सकता है कि टेल ऑफ द एपिडाइडिमिस में क्या हो, यहाँ पे ब्लॉकेज हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे स्पर्म आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो एक कॉज ये हो गया ब्लॉकेज इन दी टेल ऑफ द एपिडाइडिमिस। अब एपिडाइडिमिस खत्म होता है, अब हमारा आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा एक लूप लाइक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है, जिसको हमने बोल दिया कि डेफरेंस बोल दिया, है ना, डक्टस डेफरेंस बोल दिया। तो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हमने डक्टस डेफरेंस बोल दिया। अब पिछले वाले हम उसमें देख लेते हैं, स्लाइड में लूप लाइक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, हमने स्क्रोटम को खत्म किया, अब यहाँ से लॉन्ग लूप लाइक जो चला गया उसको हमने क्या बोल दिया, इसको हम वास्ट डेफरेंस भी बोलते हैं, और डक्ट की तरह है तो डक्टस डेफरेंस भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये वास्ट डेफरेंस में स्पर्म हमारे, देखिए मैंने एरो लगाया कहाँ से कहाँ जाता है स्पर्म, तो हमारे स्पर्म जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे हो, वास्ट डेफरेंस में ब्लॉकेज हो, यानी कि इस लॉन्ग लूप में ब्लॉकेज हो, जिसकी वजह से हमारे स्पर्म आगे पास हो ही नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए कि वास्ट डेफरेंस भी नॉर्मल है ना, तो इसके अलावा और क्या वास्ट डेफरेंस में हो सकता है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है एब्सेंट हो वास्ट डेफरेंस, हो ही ना, ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है।
इसके अलावा जब वास डेफरेंस में वो आगे बढ़ेंगे तो उनको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हमने बोल दिया सेमिनिफेरस वेसिकल्स। तो मैं आपको बता दूं कि स्पर्म जो होता है वो अकेले ट्रेवल नहीं कर पाता है, उसको एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड लाइक सॉरी चाहिए होता है, फ्लूइड चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं सीमेन। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि सीमेन के अंदर स्पर्म होते हैं, यानी कि सीमेन एक कह सकते हैं डल वाइट कलर का लिक्विड होता है जिसके अंदर स्पर्म बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वो सीमेन कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा सेमिनिफेरस वेसिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वो लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं ना। तो मान लीजिए सेमिनिफेरस वेसिकल्स में अगर कोई डिफेक्ट हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी? सिंपल सी चीज है कि सेमिनिफेरस वेसिकल्स अगर डिफेक्टिव हुए तो हमारा सीमेन प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर सीमेन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा स्पर्म ट्रेवल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो फ्लूइड के साथ ट्रेवल करता है ना। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई कि सेमिनिफेरस वेसिकल्स क्या हो गया? फेल टू प्रोड्यूस सीमेन, एक ये कॉज हो गया, या डिफेक्ट इन दी सेमिनिफेरस वेसिकल्स। कुछ भी सेमिनिफेरस वेसिकल्स में होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। नेक्स्ट सेमिनिफेरस वेसिकल्स को छोड़ के आगे आ जाते हैं तो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर मिलता है। ये देखिए सेमिनिफेरस यहाँ पे खत्म हुई है तो हम यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर हमें मिल गया। मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग आ गई है। अगर स्वेलिंग आ जाएगी तो ये अपना साइज बढ़ा देगा, साइज बढ़ाएगा तो ये हमारा वास डेफरेंस को क्या करेगा? प्रेस करेगा। प्रेस करेगा तो वास डेफरेंस दब जाएगा और यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा? नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एरिया, और स्पर्म को पास होने में प्रॉब्लम होगी, है ना। एक रीजन ये हो सकता है कि इन्फेक्शन इन दी यूरिनरी ब्लैडर जिसकी वजह से स्वेलिंग आ रही है। और अगर यूरिनरी ब्लैडर में कोई सर्जरी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्जरी हुई है, कट कर दिया गया, मैंने कट कर दिया, तो हो सकता है सर्जरी की वजह से जो रिकवरी हुई है उसमें थोड़ा सा जो फ्लैश होता है वो अंदर की तरफ स्वेल हो गया। ठीक है, अब ये अगर स्वेल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेमिनिफेरस को थोड़ा सा कवर करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने सर्जरी करी, यहाँ पे स्वेलिंग हो गई तो सेमिनिफेरस को यहाँ पे कवर करेगा। सेमिनिफेरस का जो वे है, रास्ता है, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सर्जरी में भी आ जाती है, सर्जरी की वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है रास्ता बंद करने में। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं, ये वाले ट्यूब पे आ जाते हैं। तो इस ट्यूब को हम यूरेथ्रा बोलते हैं, जहां से आप मेल्स का यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी बाहर आते हैं। तो हो सकता है यूरेथ्रा की कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से उसके अंदर ब्लॉकेज हो गया हो, राइट, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया हो। ओके, सो ब्लॉक हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी यूरिनेशन करने में, यूरिन पास करने में भी, एंड क्वाइटस में भी प्रॉब्लम होगी और स्पर्म पास करने में भी प्रॉब्लम होगी। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अदर कॉजेज भी हम देखने वाले हैं, तो अब हम कॉजेज देख लेते हैं डिटेल में। तो मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस को हमने कट किया था, सॉरी टेस्टिस मैंने आपको शायद नहीं बताया। स्क्रोटम जो बाहर वाला एरिया होता है, जो आपको दो दिखते हैं बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम स्क्रोटम बोलते हैं। उसके अंदर भी एक बॉल होती है जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, लाइक ये देखिए बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये बाहर वाले स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम बोलते हैं, और इसको अगर हम कट कर देंगे उसके अंदर जो स्ट्रक्चर निकलेगा, जो बॉल निकलेगी, उसको हम टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले कॉज देख लेते हैं। स्क्रोटम या टेस्टिस किसी का भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे टेस्टिस भी आप, स्क्रोटम भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम क्या हो रही है? माल फॉर्मेशन। हो सकता है जो स्क्रोटम या टेस्टिस हो वो ही फॉर्म ना हुआ हो कम्प्लीटली। लाइक अगर मान लीजिए इसका साइज कम्प्लीटली डेवलप ना हुआ हो तो अंदर की चीजें भी स्मॉल रहेंगी। अगर चीजें स्मॉल रहेंगी तो अंदर एरिया कम रहेगा, अंदर एरिया कम रहेगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन कम एरिया में होगा और कम स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, राइट। ठीक है, हो सकता है कि एब्सेंट हो सकता है ऐसी भी प्रॉब्लम होती है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम भी होती है, हम कह सकते हैं कि बाय बर्थ ये प्रॉब्लम होती है कि दो स्क्रोटम में से एक स्क्रोटम एब्सेंट होता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है ना, एब्सेंट हो, जिसकी वजह से कम स्क्रोटम होंगे यानी कम टेस्टिस होगा, कम टेस्ट होगा यानी कि कम स्पर्म प्रोडक्शन होंगे, कम स्पर्म प्रोडक्शन होंगे तो इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा इनसफिशिएंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनसफिशिएंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये देखिए हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो मैंने आपको बता दिया था कि ये देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर ये सफिशिएंट नहीं होंगे और इन्हीं के अंदर स्पर्म बनते हैं तो हमारे स्पर्म कम से कम बनेंगे और इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। फेल स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। तो हो सकता है कि किसी न किसी रीजन की वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन अपने आप ही स्लो हो रहा है या
फेल हो जा रहा है, या तो इनसफिशिएंट हो रहा है या तो फेल हो रहा है स्पर्म बनने में। तो हम सभी जानते हैं कि एक तरह का हार्मोन होता है जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हो सकता है उस हार्मोन में कोई डिफिशिएंसी आ गई हो, हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा हो, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं वीक स्पर्म। हो सकता है कि स्पर्म की जो क्वालिटी है वो वीक हो। तो वीक क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि अगर वीक होगा स्पर्म की क्वालिटी तो स्पर्म ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्पर्म को यहाँ प्रोड्यूस होता है और यहाँ से उसको पूरा ट्रेवल करना होता है, उसके बाद कहीं जाके वो इतना लंबा ट्रेवल करने के बाद पेनिस तक पहुंच पाता है, ठीक है। तो वो अगर स्पर्म वीक होंगे तो वो इतना ज्यादा लंबा ट्रेवल नहीं कर पाएगा और यहाँ तक आके ही उसकी डेथ हो जाएगी, या इतना वीक हो जाएगा कि वो आगे जा ही नहीं पाएगा, राइट। वीक स्पर्म हो गया। देन रेटेटेस्टिस ब्लॉक हो सकता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रेटेटेस्टिस का नाम भी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये रैट की तरह है, इसका स्ट्रक्चर देखिए। अगर देखा जाए तो ये रैट की तरह इसका स्ट्रक्चर है। तो रेटेटेस्टिस में ब्लॉकेज हो सकता है। और रेटेटेस्टिस क्या है, हमारा आगे जाने का एरिया है ना। देन इपिडाइडमिस में ब्लॉकेज हो सकता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि मान लीजिए रेटेटेस्टिस ठीक है तो इपिडाइडमिस में ब्लॉकेज हो सकता है जिसकी वजह से स्पर्म आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देन इनसफिशिएंट सीमेन। सीमेन मैंने आपको बताया था कि व्हाइट कलर का एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर स्पर्म होते हैं, उन्हें हम सीमेन बोलते हैं। तो हो सकता है कि सीमेन ही ना बन पा रहा हो। और इनसफिशिएंट फ्रक्टोज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, शायद मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि हम जानते हैं कि एपिडाइडमिस हमारा फ्रक्टोज बनाता है, फ्रूटी बनाता है स्पर्म को एनर्जी देने के लिए। हो सकता है वो फ्रक्टोज ही नहीं बन पा रहा हो जिसकी वजह से स्पर्म को एनर्जी नहीं मिल रही है और वो ट्रेवल नहीं कर पा रहे। ओके, देन डिफिशियंसी ऑफ द फ्रक्टोज, एब्सेंट ऑफ द फ्रक्टोज भी बोल सकते हो, डिफिशियंसी ऑफ द फ्रक्टोज भी बोल सकते हो। ये था हमारा टेस्टिस के अंदर कॉजेस। देन हमारे आ जाते हैं वास डेफरेंस के अंदर कॉजेस। तो वास डेफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया कि लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम वास डेफरेंस बोलते हैं, जो इतना लंबा गया है, ठीक है। अब इस ट्यूब में क्या डिफिशियंसी या क्या ऐसी इनसफिशिएंट है जिसकी वजह से हम स्पर्म नहीं जा पा रहे हैं, ये देख लेते हैं। या तो वो नैरो हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर स्वेलो हो जाएगा, तो हो सकता है उसकी वजह से वो उसको कंप्रेस करे और वो नैरो हो जाए जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। या तो वो कम्प्लीटली ब्लॉकेज होगा या तो वो एब्सेंट भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल डिफेक्ट मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए सेमिनल वेसिकल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या डिफेक्ट होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये सीमेन बनाता है ना, व्हाइट लिक्विड बनाता है जिसके थ्रू जो है स्पर्म बह के हमारे बाहर आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि सीमेन नहीं बन पा रहा हो, है ना। सेमनीफेरस में अगर प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है कि सीमेन यहाँ पे बन ही नहीं पा रहा हो। अब सीमेन नहीं बन पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि मोटाइल जो स्पर्म है, जिसको मोटाइल होना है मतलब मूव अच्छे से वो उस लिक्विड के साथ मूव कर सकते हैं, अब जब वो लिक्विड ही नहीं होगा तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। डिक्रीज द स्पर्म सर्वाइवल, सिंपल सी चीज है कि सीमेन नहीं होगा और वो मूव नहीं कर पाएंगे और बीच रास्ते में वो रुक जाएंगे। आपकी गाड़ी का पेट्रोल कहीं ऐसी जगह पे खत्म हो गया है जो कि आप को ना पेट्रोल मिल रहा है और ना ही आप सरवाइव कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप कितने दिन जी सकते हो, मान लीजिए कहीं बीच जंगल में आप खराब हो गई गाड़ी, तो आप तो मर जाओगे ना एक दिन अगर हेल्प नहीं मिली। सेम स्पर्म के साथ भी यही है कि अगर सीमेन खत्म हो गया या इनसफिशिएंट है तो सीमेन क्या है, पेट्रोल है किसका, स्पर्म का, ठीक। तो स्पर्म वहीं पे रुक जाएगा और धीरे धीरे डेथ हो जाएगी स्पर्म की वहीं पे, ठीक है। इनसफिशिएंट सीमेन हो गया, इनसफिशिएंट सीमेन। अब आते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, ये देखिए यूरेथ्रा जहां से यूरिन पास करते हैं मेल्स, उन्हें हम यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यूरेथ्रा भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे सेमिनल वेसिकल के बाद स्टार्ट होता है। तो हो सकता है कि यूरेथ्रा में कुछ ब्लॉकेज हो, है ना। यूरेथ्रा में ब्लॉकेज हो जिसकी वजह से यूरेथ्रा से स्पर्म आगे नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरा, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मीन्स होता है बाहर निकालना। देखिए रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या होता है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, इसमें ये एक तरह की प्रॉब्लम है जिसमें होता क्या है कि जो हमारा सीमेन है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से बन रहा है। तो यहाँ से बनने पे उसको कहाँ जाना है, यहाँ से बन रहा है सीमेन और उसको जाना है, यहाँ जाना है, ठीक है। स्पर्म को लेके उसको बाहर निकलना है। मान लीजिए वो यहाँ ना जा करके वो यहाँ चला गया और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो लिक्विड चला गया, उसी चीज को बोलते हैं रेट्रो मीन्स बैक फ्लो होना, रेट्रोगेट इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मतलब रश करके बाहर निकलना, ठीक है। तो रश करके निकलना
बाहर या अंदर कुछ भी रश करके निकलना, तो वो रश करके पेनिस के अंदर ना जा करके वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जा रहा है, ठीक, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ये एक तरह की प्रॉब्लम है जो कि जिसकी वजह से हमारा स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहा है। हाइपोस्पेडीज, हाइपोस्पेडियाज क्या है? ये एक तरह की कंजेनाइटल प्रॉब्लम है जिसमें हमारे जो यूरिथ्रल ओपनिंग है, जो यूरिथ्रा है जहां से यूरिन निकलता है, वो यहाँ टिप की जगह पर नीचे की तरफ मिलेगा। हाइपो मीन्स नीचे, है ना। तो हाइपोस्पेडीज में क्या हो रहा है कि हमारा जो यूरिथ्रल ओपनिंग होगी, यूरिथ्रा होगा, वो टिप की जगह पर नीचे की तरफ मिलेगा, जिसकी वजह से जिस प्रेशर से स्पर्म को बाहर आना चाहिए उस प्रेशर से स्पर्म बाहर नहीं आ पाएगा और इजैकुलेशन नहीं हो पाएगा कोइटस के टाइम पे या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम। तो नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लैडर नेक सर्जरी। तो ब्लैडर नेक सर्जरी क्या है? मैंने आपको बताया यूरिनरी ब्लैडर के नेक पे सर्जरी होगी तो उसे हम ब्लैडर नेक सर्जरी बोलेंगे। जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके नेक पे सर्जरी होगी तो ब्लैडर नेक सर्जरी इसी को हम बोलेंगे, ठीक है। सेम चीज इसमें प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे सर्जरी हुई, जो अंदर इसका जो फ्लैश था वो थोड़ा सा स्वेल हो गया अंदर की साइड और उसने ब्लॉकेज कर दिया, ओके, उसे हम ब्लैडर नेक सर्जरी बोलते हैं, ठीक। ये देखिए सीमेन है, ये आपका वाइट वाइट कलर का, इसी में स्पर्म्स होते हैं। फिर आ जाते हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, जो कि बाय बर्थ डिफेक्ट हमें मिलता है। एब्सेंट वास डिफरेंस, मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्ग लूप है एब्सेंट हो सकता है, ये वाला लूप एब्सेंट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, रास्ता ही नहीं बनेगा स्पर्म के मूवमेंट के लिए, ठीक है। देन इन्फेक्शंस में ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया हो, कहाँ पे पेनिस में ट्यूबरक्लोसिस हो गया हो, इन्फेक्शन की वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन अफेक्टेड हुआ हो। गोनोरिया, गोनोरिया भी एक तरह की जेनाइटल कह सकते हैं प्रॉब्लम है। जेनाइटल एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होगा, पेनिस और टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, रेडनेस हो जाती है, और इनकी वजह से क्या होगा कि हमारी पहली चीज तो इंसान क्वाइटस ही नहीं कर पाएगा, लाइक सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं कर पाएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ स्पर्म्स भी अफेक्टेड होंगे और हमारे स्पर्म प्रोडक्शन भी अफेक्टेड होगा। सिस्ट हो सकता है, ये देखिए, ये इस तरह की कोई सिस्ट निकल जाएगी तो इतनी पेनफुल होगी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये वाले कॉजेज आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, और कॉजेज देख लेते हैं इसके अलावा। सर्जरी, मैंने आपको बताया था सर्जरी, ऐसी कई सारी सर्जरीज हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लॉकेज हो रहा है और स्पर्म का, लाइक कह सकते हैं कि जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो स्पर्म को ट्रेवल करने में कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हर्नियोरैफी। ओके, हर्नियोरैफी क्या है? ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है या रिपेयर ऑफ दी हर्निया है। तो हर्निया क्या है? हर्निया एक तरह का कह सकते हैं कि, यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने इमेज डाली है हर्निया की कहीं पर, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मान लीजिए हर्निया यहाँ पर भी हो गया हर्निया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हो गया तो यहाँ पे सर्जरी होगी, और सर्जरी की वजह से क्या होगा, पेनफुल रहेगा, और हो सकता है कि सर्जरी की वजह से अंदर जो फ्लैश है वो थोड़ा सा निकल जाए बाहर अंदर की तरफ और उस एरिया को ब्लॉकेज कर दी, ठीक है, हर्नियोरैफी हो गया। देन देखिए वेसेक्टमी में क्या होता है कि हम ये जो नॉर्मल ट्यूब था जो कि हमारे स्क्रोटम से निकल रहा था उसको हम कट कर देते हैं और उसको बाइंड कर देते हैं, जिससे कि इसको हम नसबंदी भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इसी को हम वेसेक्टमी बोलते हैं। देन यूरेथ्रल सर्जरी, ठीक है, यूरेथ्रा में मैंने आपको बताया था कि जहां से यूरिन पास होता है उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, हो सकता है उसमें कोई सर्जरी हो, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देन साइकोसेक्सुअल, हो सकता है कि मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जाम्पल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि जो हम पेनिस है वो टाइट नहीं हो रहा है, उसी को हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। इरेक्ट नहीं हो रहा है, टाइट नहीं हो रहा है, ठीक है, टाइट नहीं होगा तो इंटरकोर्स नहीं हो पाएगा। एंड इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस भी सेम चीज है कि टाइट नहीं हो रहा है जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारे स्पर्म के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है। कौन कौन से ड्रग्स हैं हमारे? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं, और जैसे एंटी साइकोटिक, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा हार्मोन है, टेस्टिस का जो हार्मोन है हमारा, वो अफेक्ट हो जाता है, और क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ल्यूटिनाइजिंग हमारा हार्मोन होता है जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है, उसको उसमें अफेक्ट हो जाता है और हमारे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता है इन ड्रग्स की वजह से। देन जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, 47XXY
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे टोटल क्रोमोसोम्स हमारे अंदर 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होगे 47 है। यानी कि इसमें हो क्या रहा है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जा रहा है। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के आने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो स्पर्म का प्रोडक्शन है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें 47 XXY क्रोमोसोम्स होते हैं और हमारे जो सेक्सुअल कह सकते हैं हार्मोन्स हैं और हमारे जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट आते हैं वाई क्रोमोसोमल डिफेक्ट, है ना। तो वाई क्रोमोसोमल डिफेक्ट भी एक प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है, इसमें स्पर्म तो प्रॉपर बनते हैं, ये भी एक तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें स्पर्म तो प्रॉपर बनते हैं पर उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, डेवलप नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन स्पर्म को डेवलप करता है वो प्रोटीन डिफिशिएंसी हो जाती है। वाई क्रोमोसोमल डिफेक्ट एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें एक स्पेशल प्रोटीन की डिफिशिएंसी होती है जो कि हमारे स्पर्म को की डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। तो इसमें यही प्रॉब्लम हो रही है कि स्पर्म डेवलप नहीं हो रहे हैं। नाउ हार्मोनल देख लेते हैं। तो कुछ हार्मोन्स की वजह से, जैसे GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हमारा होता है, ये क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये हेल्प करता है स्पेशल हार्मोन को रिलीज कराने के लिए। उसको बोलते हैं हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि हमारे स्पर्म को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पर्म बनेगा ही नहीं, राइट। तो सिंपल सी चीज है, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ओबेसिटी, ठीक है, मोटापे की वजह से क्या हो रहा है, ओबेसिटी की वजह से बॉयज में क्या हो रहा है कि जो कह सकते हैं कि एक मैसेंजर सेल्स होते हैं जो कि ब्रेन में मैसेज पहुंचाते हैं और ब्रेन से भी मैसेज लाते हैं कि हाँ अब पेनिस को इरेक्ट होना है यानी टाइट होना है। तो ओबेसिटी की वजह से वो मैसेंजर सेल्स अफेक्टेड हो जाते हैं और पेनिस को इरेक्ट होने में या टाइट होने में प्रॉब्लम होती है। सो आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे सारे कॉजेस। तो मैंने आपको ज्यादातर कॉजेस तो स्ट्रक्चर से ही एक्सप्लेन कर दिए थे। एक्स्ट्रा कॉजेस में हमारे ड्रग्स आ जाते हैं, जेनेटिक आ जाता है, हार्मोन आ जाता है, साइकोसेक्सुअल आ जाता है, सर्जरी भी मैंने आपको बता ही दी थी, इसमें थोड़ा बहुत ऐड किया है मैंने, है ना। और इन्फेक्शन भी मैंने आपको बताया था, कंजेनाइटल डिफेक्ट आ जाता है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं। बाकी आपने सारे कॉजेज, ऑलमोस्ट सारे कॉजेज आपने स्ट्रक्चर से ही लर्न कर लिए हैं। इसमें से 2-4 छूट भी जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इजी वे में लर्न करने से आपकी चीजें छूटेंगी नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट अभी तक कॉजेज ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।